माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पी वाई क्यूज पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो सारे एग्जाम्स जिसमें ग्रामर यानी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक या पीजी तक जो भी एग्जाम आप देते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट प्लीज यहां से जुड़े और इसका बेनिफिट लें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज का मतलब पहले समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, एक जानकारी मिल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये किस पर आधारित है? पी वाई क्यूज पर है, यानी कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सैंपल लिए गए हैं और उनके सामने उनकी डेट भी लिखी गई है और किस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बेसिकली किस पर आधारित है? नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित है। इसके पहले का जो वीडियो था वो एनालिसिस करके बताया गया था कि वो कौन कौन सा वर्ड है जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। यानी कि कोई भी एक वर्ड अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो वहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि हम किसी एक चीज को जब रट लेते हैं तो उसका वही मतलब समझते हैं, और हर जगह जब एक शब्द का एक ही मतलब निकाला जाएगा तो वहां पर सेंटेंस हमारा रॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि कोई भी एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो हमें हर चीज का एनालिसिस करना सीखना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, यानी कि हमें किसी भी गिवन या अंडरलाइन वर्ड का क्या करना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा। यानी एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि बताइए इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। या कभी कभी यही क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है, ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि जो वर्ड आपको दे दिया गया उसका क्या बताना है? ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है। तो ऐसे तो कुछ चीजें हो सकता है डाउट में हो, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले उसका नेचर समझेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना हो। तो दोस्तों देखिए, किसी भी चीज को समझना है तो सबसे पहले एनालिसिस करना हमको आना चाहिए कि कोई भी वर्ड अगर दिया गया है तो उसकी डेफिनेशन से कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, या फिर उस वर्ड को हम देखेंगे उसकी पोजीशन क्या है, उस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए, पहला सेंटेंस दिया गया है कि स्टिल वाटर रन्स डीप। दोस्तों ये एक सेंटेंस है, स्टिल वाटर रन्स डीप। चलिए मीनिंग भी बता देते हैं कि स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, रन्स डीप गहरा होता है। यानी अक्सर ये कहा जाता है कि जहां पानी गहरा होता है वहां शांति होती है। यानी अगर आपको किसी जगह पर, किसी दरिया में, किसी नदी में, किसी तालाब में अगर शांत जल दिखे तो इसका मतलब उस स्थान पर क्या है? गहराई ज्यादा है। ये इसका मतलब है स्टिल वाटर रन्स डीप। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि देखिए, ये लेक्चरर 2021 में पूछा गया है, यूपीपीएससी जो करवाती है एग्जाम, तो यहां लेक्चरर 2021 का ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। और इसका सोर्स भी मैं बता दूं, रेन एंड मार्टिन। जब आप देखेंगे कि रेन एंड मार्टिन की बुक का ये पहला, यानी कि जो एक्सरसाइज जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए कहा गया, पहचानने के लिए कहा गया है, उसमें से ये पहला सेंटेंस ही लिया गया है। तो इसलिए एक चीज और आप जानिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेन एंड मार्टिन की किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे तो रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज होगी वो भी इसके बाद करवा दी जाएगी। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, फिर उसके बाद रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें से जो एक्सरसाइज है उसके सारे सेंटेंसेस में करवा दूंगा। तो नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों क्या कह रहा है कि स्टिल वाटर रन्स डीप। अब इसमें एक वर्ड स्टिल
को अंडरलाइन कर दिया गया। किसको अंडरलाइन किया गया है? स्टिल को अंडरलाइन किया गया। हमें यह बताना है कि ये जो स्टिल वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिया गया है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है, यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए ये हमारी वर्ब है, ये क्या है? हमारी वर्ब है। और वर्ब हमेशा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वर्ब की बात की जाती है तो वर्ब का के पहले एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई अदर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अदर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो याद ये भी हमें रखना है कि जब कोई वर्ब होगी और उसका जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। फिर से समझेंगे बात को, अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है तो पहले क्या करना है, ये जानना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाला जो वर्ड होगा किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, किसी भी चीज का अगर वो नाम बता रहा है इसका मतलब वो नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। और नाउन को हटाकर उसको रिप्लेस करके, उसको हटा करके जो वर्ड हम यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ब है, अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये स्टिल वाटर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? स्टिल वाटर। पूरी तरह से हम लोग एनालिसिस करके पढ़ेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ना हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवा दूंगा। आपका एग्जाम आपका एकदम बिल्कुल इजी तरीके से होगा। बस केवल आपको करना क्या है, कंटिन्यू जो है चैनल पर बने रहना है। जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कि ये हमारा रन क्या है। रन, वैसे तो रन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होती है, रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन दोस्तों यहां रन का मतलब है गहरा, रन डीप का मतलब गहरा होना। रन डीप का क्या मतलब है? गहरा होना, यानी शांत जल क्या होता है? गहरा होता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या है? वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है? स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो ये वाटर है ना, ये वाटर क्या है? किसी चीज को कहते हैं, किसी चीज को। पानी क्या है? पानी किसमें आएगी? थिंग के अंदर आएगी, वस्तु के अंदर आएगी, चीजों के अंदर आएगी। अब इसी तो चीज क्या है दोस्तों? ये नाउन हो जाएगा। ये क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन को अगर एक्सप्लेन कोई कर रहा है, नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो क्वालिफाई या मॉडिफाई का मतलब दोस्तों होता है उस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारियां देता है, जिससे उस नाउन के बारे में हम और अच्छे से जान पाए, भली भांति जान पाए। तो दोस्तों ये वाटर कैसा है? स्टिल है, शांत है। यहां स्टिल का मतलब क्या है? शांत है। तो वाटर कैसा है? शांत है। वाटर क्या हमारा? नाउन है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जो विशेषता बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यानी कि पानी कैसा बताया जा रहा है? शांत बताया जा रहा है, यानी नाउन को ही बता रहा है, नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहा है स्टिल, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव होगा। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉय इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यहां पर ये एडजेक्टिव वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एट द इंटरव्यू, एट द इंटरव्यू, इंटरव्यू में समीर से समीर आंसर द क्वेश्चन। समीर एक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जवाब देता है। समीर आंसर द क्वेश्चंस नॉन चैलेंटली शर्गिंग हिज शोल्डर। अब इसका मतलब पहले दोस्तों समझेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था? हरियाणा के जो स्टेट में एग्जाम हुआ था पीजीटी के 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए कि टोटल क्वेश्चन आज हम जो लोग सॉल्व करेंगे हम लोग वो पीवाईक्यूज पर आधारित होगा, प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस पर। पीवाईक्यूज का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कहते हैं पीवाईक्यूज। तो एट द इंटरव्यू में क्या पूछा, इंटरव्यू था एक, तो उस इंटरव्यू में समीर आंसर्ड, समीर ने जवाब दिया आवर क्वेश्चंस, हमारे सवालों का जवाब दिया नॉन चैलेंटली शर्गिंग हिज शोल्डर। यहां पर एक वर्ड दोस्तों शरग लिखा हुआ। शरग का मतलब होता है अपने कंधे को उचकाना। जैसे कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? शर्गिंग कहते हैं। कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, आदत होती है, तो वो अपने कंधों को क्या कर रहा था? शरग कर रहा था, ऐसे ऐसे थोड़ा से उछाल रहा था, उचका रहा था, तो उसको क्या कहते हैं? शर्गिंग। शर्गिंग ही शोल्डर, अपने शोल्डर को उचकाते हुए उसने जवाब दिया। यानी एक इंटरव्यू के दौरान समीर से जब प्रश्न पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो समीर ने नॉन चैलेंटली का मतलब होता है काम एंड क्वाइटली, यानी कि पूरी तरह से शांत होकर, उदासीन होकर के, बेपरवाही से, बिना कोई परवाह किए हुए दोस्तों नॉन चैलेंटली। अगर याद करना है तो नॉन चैलेंटली चालान लिखा हुआ है दोस्तों। अगर देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, यहां चालान लिखा हुआ है दोस्तों, CHALAN। अगर हमें याद करना है, यह वर्ड पूछा जाता है, मीनिंग के रूप में भी पूछा जाता है, सिनोनिम में भी पूछा जाता है, एंटोनिम में भी पूछा जाता है। तो चालान, चालान किसका करता है? हम जब ड्राइव करते हैं तो चालान किसका करता है? जो बेपरवाह लोग होते हैं, यानी कागज नहीं रखते अपने पास, पेपर नहीं रखते हैं, या वो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हीं का पुलिस क्या करती है? चालान काट देती है। इसको याद करने के लिए कि चालान उन्हीं का करता है जो बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं, काम एंड क्वाइट माइंडेड होते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि हमें, हमारे पास गाड़ी में, बाइक में, मोटरसाइकिल में पेपर है कि नहीं, वैसे चले जाते हैं। लापरवाह को कहा जाता है नॉन चालान। और उसी नॉन चालान से दोस्तों क्या बना हुआ है? नॉन चैलेंटली बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नॉन चैलेंटली। अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों देखिए यहां पर एक वर्ड होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ ly मिलाने से जनरली दोस्तों किसका निर्माण होता है? एडवर्ब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एडवर्ब बनता है। यानी कि एडजेक्टिव के साथ जनरली ly जब भी ऐड करेंगे, यानी जो वर्ड लिखा हो उसके पीछे अगर हम कोई वर्ड बना देते हैं, लगा देते हैं, तो उसे सफिक्स कहा जाता है। तो इसमें ly सफिक्स जोड़ करके क्या बनाया जाएगा? एडवर्ब बनाया जाएगा। यानी एडजेक्टिव के साथ सफिक्स ly लगा करके क्या बनाया जाता है? एडवर्ब बनाया जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहां से और भी चीजें समझेंगे कि एट द इंटरव्यू के दौरान समीर ने आंसर किया था आवर क्वेश्चंस, हमारे सवालों का। अब देखिए इसके मैनर को बताया जा रहा है कि कैसे उसने जवाब दिया था। यानी जो आंसर किया था, आंसर करना एक वर्ब है, यानी एक काम है, एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है, और उस आंसर को कैसे कर रहा है? नॉन चैलेंटली कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। यानी वर्ब के बारे में जो मॉडिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहां पर ये ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये ए वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ये हरियाणा का पीजीटी के 2019 में ये पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ही वाटरिंग द फ्लावर, ही इज वाटरिंग कर लीजिए या ही वॉज वाटरिंग कर लीजिए दोस्तों। यहां पर एक वर्ब छूट गई है, तो ही वॉज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन या ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह नहीं है कि यहां पर वॉच छूटा है या इज छूटा है, बल्कि यहां पर जो वर्ड फ्लावर दिया गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? जैसे उन्होंने देखा फ्लावर है तो फ्लावर को समझते हैं अरे ये तो फूल का नाम है, ये फूल है, तुरंत जो है उनको लगेगा ये वस्तु है, चीज है, तुरंत नाउन पर फोकस करेंगे। और आंसर में भी नाउन कहीं ना कहीं दिया होगा। देखिए दोस्तों यहां नाउन दिया गया है, ऑप्शन में नाउन दिया गया, फटाक से लगा के चले जाएंगे और आके बाद में कहेंगे कि मेरा तो गलत हो गया। तो थोड़ी सी लापरवाही, नॉन चैलेंटली की वजह से आपका जो है आंसर गलत हो जाता है, बेपरवाही की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसको समझिएगा दोस्तों कि एक वर्ड अलग अलग जगहों पर अलग अलग फंक्शन करने की वजह से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाया करता है। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है? ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज और वाटरिंग ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। यानी अगर वर्ब दी गई है तो ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ही क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रोनाउन के फॉर्म में दिया गया। वॉज वाटरिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी
वर्ब। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए एक चीज और पहचानने का तरीका यह होता है कि अगर यहां पर आर्टिकल हमें कहीं दिया है दोस्तों, आर्टिकल का मतलब ए, एन और द अगर कहीं पर आया हुआ है तो वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए आता है या नाउन के साथ आता है। जैसे अगर मैंने कहा कि राधा इज अ स्टूडेंट, राधा इज अ स्टूडेंट दोस्तों, तो ये राधा क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्या है, ये वर्ब हो जाएगी। अब यहां पर स्टूडेंट के पहले एक वर्ड लिखा हुआ आ, तो ये जो आ लिखा हुआ है ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है, इसी नाउन के लिए आया हुआ है, यानी स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। तो आर्टिकल आता कहां है, किसी नाउन के लिए। लेकिन अगर इसी के साथ मैंने कह दिया राधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दोस्तों, अब देखो ब्रिलियंट लिख दिया गया कि राधा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो दोस्तों ये जो ए लिखा हुआ है ये अब कहां आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा, ब्रिलियंट के पहले। अब देखिए स्टूडेंट आपका आ गया, और इसी स्टूडेंट को, इसी नाउन को क्या कहा जा रहा है, ब्रिलियंट कहा जा रहा है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा खिसक करके लेफ्ट में चला आया है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई आर्टिकल आया है तो वो किसी नाउन के लिए आता है, जैसे यहां पर एक किसके लिए आया है, एडजेक्टिव, ये इस नाउन के लिए आया हुआ है, और इसके साथ इसी स्टूडेंट को ब्रिलियंट भी कहा जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये विशेषता बताने वाला वर्ड हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कैसा है हमें इसकी जानकारी दी जा रही है ब्रिलियंट बता करके, वो स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो ये किसी नाउन को बता रहा है, नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ब्रिलियंट वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ये हो जाएगा, और ये आर्टिकल होगा, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ये आर्टिकल आया हुआ है, तो ये आर्टिकल किसके लिए आया हुआ, फ्लावर के लिए नहीं आया हुआ, ये गार्डन के लिए आया हुआ। किसके लिए आया हुआ, गार्डन। तो गार्डन क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये नाउन हो जाएगा, और नाउन को कहा जा रहा है फ्लावर के। देखिए ही वॉज वॉटिंग द फ्लावर गार्डन, गार्डन किस चीज का है, फ्लावर का है, बागीचा किसका है, फ्लावर का है। तो यानी कि नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो ये आर्टिकल आने की वजह से ये नाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं तो लोग क्या कर समझते हैं कि ये फ्लावर है तो ये क्या होगा, नाउन। भैया ये भी नाउन है, ये भी नाउन, एक साथ ऐसे नाउन नहीं यूज किए जाते हैं। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, नाउन, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये फ्लावर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीएससी के जो लेक्चरर वाले ने देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमिटी। अब ये कॉमिटी वर्ड को अंडरलाइन किया गया दोस्तों। देखिए कॉमिटी को याद रखिएगा, ये आपकी स्पेलिंग में भी पूछा जाता है। डबल एम आता है, डबल टी आता है, और डबल ई आता है। डबल एम आएगा, डबल टी आएगा, डबल ई आएगा, तो यहां पर इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, बार बार कई बार पूछा जा चुका है। द कॉमिटी, कॉमिटी का मतलब समझ है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहा जाता है। तो वैसे भी ग्रुप की बात की जा रही है, मेंबर्स के ग्रुप की बात की जा रही, तो ये एक नाउन होगा। ऐसे कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ये कलेक्शन की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है। तो द कमिटी मीट्स, कह रहा है हियर एवरी संडे। जो कमिटी है यहां पर हर संडे को मिलती है दोस्तों। कमिटी का मतलब ये होता है मेंबर्स ऑफ कमिटी। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, या अगर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, जिसको मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। तो वहां पर क्या किया जाता है, एक ऐसा वर्ड लिया जाता है जो उसी से संबंधित होता है। कहने का मतलब लिखा कुछ और होता है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल मीनिंग निकाली जाती है वो उसी से रिलेटेड। जैसे कहा गया द पेन इज माइटियर, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, कि पेन जो है वो स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है, स्वॉर्ड से ज्यादा पावर होती है। तो यहां पर पेन का एक्चुअल मतलब पेन नहीं है, यहां स्वॉर्ड का एक्चुअल मतलब स्वॉर्ड नहीं है, तलवार नहीं है, बल्कि पेन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पेन की पावर रखता है। यानी कोई ऑफिशियल की बात हो रही है, जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, या कोई और हो गया, जिसके पास पेन की पावर होती है, तो वहां पर उसका मतलब वो होता है। जैसे ही एड्रेस द चेयर, उसने चेयर को एड्रेस किया,
उसने चेयर को एड्रेस किया, तो चेयर को संबोधित नहीं किया, बल्कि चेयर का मतलब है चेयर पर्सन को, यानी चेयरमैन को वहां पर उसने एड्रेस किया। तो वर्ड कुछ और होता है लेकिन एक्चुअल मीनिंग कुछ और होती है जो उसी से कनेक्टेड होती है। तो ऐसी स्थानों पर वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको मेटोनिमी कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह से यहां पर कहा जा रहा है कि कॉमिटी मीट्स हियर एवरी संडे, जो कॉमिटी है हर संडे को मिलती है। कॉमिटी का मतलब है मेंबर्स ऑफ द कॉमिटी, मेंबर्स ऑफ द कॉमिटी, यानी कॉमिटी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो हर संडे को क्या करते हैं, यहां पर आके मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। तो यहां पर जो है ये आपका मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच भी है, इसको भी समझिएगा। तो यहां क्या पूछा जा रहा है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये चीज यहां पर पूछा जाता है। तो कॉमिटी मीट्स हियर एवरी संडे। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये मीट्स क्या है, अगर मैं बात करूं इस मीट्स की, तो ये मीट्स क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाला वर्ड जनरली उस वर्ड का सब्जेक्ट होता है। इस वर्ब का ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये सब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का है। और साथ में दोस्तों देखिए ये आर्टिकल भी लगा हुआ है। अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो वो आर्टिकल या तो नाउन के लिए आता है या नाउन के साथ आता है। तो यहां दोस्तों, और इसके आगे पीछे तो कोई वर्ड, इसके पहले तो कोई वर्ड है नहीं, तो इसका मतलब ये जो आर्टिकल आया है इसी कॉमिटी के लिए आया है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हो नहीं सकता, तो ये क्या है, ये नाउन है। तो ये नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये समूह को दर्शा रहा है। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन भी उसी तरह से पूछा गया, और ये झारखंड के टीजीटी के 2016 का ये पेपर में पूछा जा चुका है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है, या फिर कंपाउंड नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है ये। तो दोस्तों ये कैसा नाउन होगा आपका, ये कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों एक ऐसा नाउन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को शो करता है, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सॉरी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होता, सॉलिड फॉर्म नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है नहीं। यहां पर कंपाउंड नाउन की अगर बात की जा रही है कि क्या ये कंपाउंड नाउन, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन में। दोस्तों कंपाउंड नाउन जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, यानी कि दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक जब शब्द मिल करके किसी एक शब्द को बनाते हैं, एक नाउन का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ, इसमें तीन वर्ड मिलकर के क्या बना रहा है, एक नाउन बना रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। मदर इन लॉ, तीन वर्ड मिलकर के, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन भी नहीं है, ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, जैसे मैंने राम कह दिया तो ये क्या हो जाएगा, श्याम कह दिया, हिमा कह दिया, सुमा कह दिया, किसी का नाम अगर मैंने ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन अगर बात करें तो ये जो कमेटी वर्ड है दोस्तों, ये क्या है, कमेटी किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, सदस्यों के समूह को कहा जाता है कमेटी। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों ये डी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीबॉडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। दोस्तों यहां पर राउंड को अंडरलाइन किया गया और पूछा जा रहा है, बताइए क्या है ये, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। ये कहां पूछा गया, यूपी के टीजीटी के 2021 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों यहां पर ये हम बात कर रहे हैं ज्वाइंस की। ज्वाइंस की अगर बात करें, एवरीबॉडी ज्वाइंस, एवरीबॉडी क्या है, ये ज्वाइंस क्या है, ज्वाइन का मतलब होता है मिलना या मिलाना। एवरीबॉडी ज्वाइंस हैंड्स लिखा हुआ है, ज्वाइंस हैंड का मतलब अपने अपने हाथों को ज्वाइन करते हैं, पकड़ते हैं, एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं, एंड डांसेस, और डांस करते हैं, राउंड यानी घूम घूम कर। हम सब ने देखा होगा जैसे 4 6 10 लोग होते हैं तो कभी कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोला बना करके क्या करते हैं, वो घूम घूम करके डांस करते हैं। तो ये जो राउंड है ये किसके लिए कहा जा रहा है, कि जो डांस हो रहा है, यानी जो एक्टिविटी हो रही, जो गतिविधि हो रही, जो क्रिया हो रही है,
जो वर्ब हो रही है वो कैसे हो रही है, राउंड बना करके घूम घूम करके जो है लोग डांस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसका तरीका बताया जा रहा है, कैसे वो उस काम को कर रहे हैं। तो जो डांस हो रहा है, हाउ द डांसेस, डांस कैसे हो रहा है, राउंड बना करके, घूम घूम करके, गोला बना करके लोग डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों जब किसी वर्ब की बात की जाती है तो वर्ब कैसा हो रहा है, वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, यह एडवर्ब कहलाता है। तो यह एडवर्ब है, अगर बात करें तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हाउ का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है, हाउ दे आर डांसिंग, हाउ दे आर डांसिंग राउंड, यानी कि वो गोला बना करके डांस कर रहे हैं। तो जब किसी काम के होने का तरीका बताया जाए, मैनर बताया जाए, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला या किसी अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर पूछा जाए, कभी कभी इसके पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये प्लेस नहीं बता रहा है, ये मैनर बता रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। और अगर इसमें पूछा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रेफरेंस में, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। देखिए, देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लाउज, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अभी राउंड इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वे सब डांस कर रहे थे, डांस अराउंड चारों तरफ। तो वहां पर वो क्या बता रहा था, जो डांस हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, जो वर्ब की जा रही है, तो कि उसका मैनर बता रहा था, यानी कि वो एडवर्ब था। लेकिन यहां पर क्या वो राउंड फिर से एडवर्ब होगा, चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लाउज कहा जा रहा है। तो देयर वॉज, अब दोस्तों यहां पर देखिए ये देयर, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर है, वॉज कहां पर है, ये आपकी वर्ब है। अब वॉज के बाद अगर मैं इस पूरे पोर्शन को लूं जहां तक ये पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, हमारा ऑफ दिया है, तो ऑफ ये हमारा प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। एप्लाउज क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, यानी कि जो हमें पूछा जा रहा है कि ये राउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, जबकि इसके पहले क्या था, वो एडवर्ब था। लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए, जैसे ये राउंड लिखा है तो राउंड के ठीक पहले देखिए ग्रेट लिखा है। अब ग्रेट से भी पहले क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। अगर आर्टिकल आता, जैसे आ ब्यूटीफुल गर्ल कहा गया, तो आ के बाद फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद गर्ल, तो क्या हो जाएगा, आ ब्यूटीफुल गर्ल की अगर मैं बात करूं, आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब दोस्तों यहां पर आप समझेंगे कि देखिए ये गर्ल क्या है, ये हमारा नाउन है, जिसे क्या कहा जा रहा है, ब्यूटीफुल कहा जा रहा है। तो इस नाउन के बारे में ये हमें अधिक जानकारी दे रहा है, ब्यूटीफुल, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव है और ये क्या हमारा आर्टिकल होगा। तो ठीक इसी पैटर्न पर आप इसको पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है, राउंड। राउंड के पहले इसी राउंड को क्या कहा जा रहा है, ग्रेट राउंड है। ये क्या है, ग्रेट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आर्टिकल आया हुआ है। तो जब आर्टिकल भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है और नाउन आता है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। तो दोस्तों इस राउंड का यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, राउंड आपका नाउन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन यानी कि नाउन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई अदर एग्जामिनेशन हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव के अलावा कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी अगर जहां इंग्लिश पूछी जाती है, तो इंग्लिश के टॉपिक में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एनालिसिस आपने अच्छे से करना सीख लिया है, तो आगे और भी टॉपिक आपके लिए
बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो ग्रामेटिकल स्टेटस का मतलब आपसे पूछ रहा है कि नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी जो अंडरलाइन वर्ड किया गया उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये राउंड यहां पर क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि उसी को कहा जा रहा है ग्रेट, और ग्रेट क्या हो जाएगा फिर एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के पहले क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। तो जब ये सीरीज आपको दिखे कि आर्टिकल हो फिर कोई वर्ड हो और उसके बाद जो वर्ड होगा वो 100% क्या होगा आपका, वो नाउन ही होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वास्को ड गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। अब बात करें यहां पर, देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 में भी राउंड आया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में राउंड आया था जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी राउंड का ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है टीजीटी 2021 में। किसमें पूछा गया है, यूपी टीजीटी के 21 में, 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं। वास्को ड गामा दोस्तों क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले क्या है, वर्ब दी गई है, तो इस वर्ब का ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये आर्टिकल आ गया, अगर आर्टिकल आया है तो इसके ठीक पहले देखिए यहां पर देखिए केवल फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट के बाद कुछ लिखा नहीं हुआ है, जैसे फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। तो एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी होते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, तो ये आर्टिकल आया हुआ है, ये आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन इसके साथ और कोई वर्ड दिख नहीं रहा है जिसको ये क्या करे, मॉडिफाई करे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ये फर्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन। कैसे पता चला, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, वास्को ड गामा वॉज द फर्स्ट, तो वॉट या होम लगाकर जब हम किसी भी वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें रिप्लाई मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम बता चुके हैं कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहां पर बात इसकी भी नहीं हो रही, क्या पूछा जा रहा है, इस राउंड की बात कर रहा है कि बताए राउंड क्या है। अब दोस्तों राउंड के पहले क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है, तो टू हमेशा एक वर्ब होती है जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अगर टू लगा करके कोई वर्ब लिखी है तो वो हमेशा किस फॉर्म में पूछी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब में एक टाइप होती है जिसे इन्फिनिटिव। तो दोस्तों ये राउंड के साथ क्या लगा हुआ, टू लगा हुआ है, यानी कि 2 + V1 आया हुआ है, 2 + V1 आया हुआ है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। ये क्या है दोस्तों, वर्ब है। तो पहला ऑप्शन हमारा नाउन था, ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव था, ये नहीं होगा, तीसरा एडवर्ब था, ये नहीं होगा, चौथा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये आपका चौथा होगा, क्योंकि टू लगा के हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। दोस्तों यहां पर देखिए एक वर्ड आया हुआ है, गेट डाउन। गेट क्या है, वो एक वर्ब है, उसके साथ डाउन लगा करके यानी कि प्रेपोजिशन लगा करके एक फ्रेजल वर्ब बना दी गई है। कभी कभी इसकी मीनिंग पूछा जाता है, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, और गेट इन का मतलब होता है चढ़ना। गेट इन का मतलब चढ़ना और गेट डाउन का मतलब बस से नीचे उतरना या किसी चीज से नीचे उतरना। तो वी शुड नेवर गेट डाउन, हमें कभी भी नीचे नहीं उतरना चाहिए। वी शुड नेवर गेट डाउन, हमें कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए। दोस्तों यहां पर नेवर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, नेवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है कि बताइए कि नेवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर क्या होगा। तो दोस्तों नेवर की बात अगर करें कि वी शुड नेवर गेट डाउन, हमें कभी नहीं उतरना चाहिए फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से हमें कभी नहीं उतरना चाहिए। दोस्तों ये क्या है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ये कहां पूछा गया था, हरियाणा के पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। तो यहां पर देखिए ये नेवर कह रहा है, नेवर कभी नहीं। दोस्तों ये शुड क्या है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और उसके बाद ये नेवर यूज किया गया, फिर उसके बाद ये मेन वर्ब का यूज किया गया। तो दोस्तों देखिए ये वर्ब है, ध्यान से हम देखेंगे कि ये क्या है, हमारी वर्ब है। अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ जो आता है, जनरली वर्ब की बात कर रहा है कि वी शुड नेवर गेट डाउन, हमें उतरना चाहिए,
कब उतरना चाहिए? कभी नहीं उतरना चाहिए, हमें कभी नहीं उतरना। यहां उतरने की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो काम के बारे में जो बात करेगा जनरली वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो वैसे इस एडवर्ब की बात करें तो ये टाइम भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है और ये बता रहा है कि हमें कितनी बार काम करना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या बार बार। तो इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। तो नेवर दोनों की कैटेगरी में शामिल किया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी माना जाता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी माना जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि गेट डाउन की बात हो रही है कि हमें उतरना चाहिए, कब? कभी नहीं। तो इसी वर्ब को कहा जा रहा है कि कभी नहीं करना चाहिए, इसी काम को कहा जा रहा है कभी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर इस काम की बात की जा रही है, इस काम के बारे में जो बात कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9, यहां पर दोस्तों 9 में टीचिंग को अंडरलाइन किया गया है और पूछा जा रहा है बताइए कि इस टीचिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो टीचिंग इज अ साइंस बोला जा रहा है। टीचिंग क्या है? ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। टीचिंग क्या है? ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों? यूपी टीजीटी के 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं? PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो PYQ जब भी सॉल्व करेंगे इससे काफी बेनिफिट होता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें उसी तरह की तैयारी करना चाहिए, नई नई तैयारियां भी करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट सीखना, साथ साथ इसको भी सॉल्व करते रहना है। तो टीचिंग को अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है बताइए ये क्या है? वर्बल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है या नन ऑफ द अबव? इसमें से कोई नहीं है। अब पहले यहां पर समझेंगे कि वर्बल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन। देखिए कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम यानी कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो देखकर छूकर हम उसके बारे में जान सकते हैं, तो वो क्या है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। दोस्तों जैसे मेरे पास एक मार्कर है, अब ये मार्कर मैं देख भी पा रहा हूं, छू भी पा रहा हूं उसके बारे में, यानी कोई सॉलिड चीज जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो नाउन अगर है तो उस नाउन को किस कैटेगरी में रखेंगे? कॉन्क्रीट नाउन में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंडी हो रही है, अब शुरुआत हो गई है, तो ठंड, अगर हमें ठंड का एहसास हो रहा है तो ठंड क्या हो जाएगी? यानी कि क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो कोल्ड हमें दिख नहीं रही, इसका मतलब वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बहुत सारी चीजें, जैसे गर्मी होने लगती है तो गर्मी के दिनों में हम जो है कहते हैं गर्मी हो रही है, तो गर्मी जो नाउन है ये दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल हम इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो वो किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसका कोई मूर्त रूप होगा, कोई आकार होगा, वो क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट नाउन। अब बात करते हैं वर्बल नाउन। ये वर्बल नाउन क्या होता है? यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो वर्ब से बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं। ठीक है, वर्ब, जैसे स्विम लिखा हुआ है, तो स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। स्विम का क्या मतलब है दोस्तों? तैरना। अब अगर कहा जाए स्विम से क्या बनेगा? स्विमिंग बन जाएगा। ठीक है, स्विम से क्या बनेगा? स्विमिंग हो जाएगा। राइट लिखा है तो राइट से राइटिंग बन जाएगा। राइट से क्या बन जाएगा? राइटिंग बन जाएगा। स्मोक से क्या बन जाएगा? स्मोकिंग बन जाएगा। स्मोक से क्या बन जाएगा? स्मोकिंग बन जाएगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ लिखा रहता है, राइट डाउन लिखा हुआ है, और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज लिखा हुआ है। तो ये स्विम से स्विमिंग बना है, राइट से राइटिंग बना है, स्मोक से स्मोकिंग, और ये सब क्या है? कोई काम है, कोई क्रिया है, कोई एक्शन है। तो जो एक्शन की बात करता है वो क्या कहलाता है? वर्ब। और वर्ब जब किसी भी नाउन का निर्माण करेगा, उससे नाउन बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? वर्बल नाउन कहेंगे दोस्तों। तो यहां बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग कहा है दोस्तों इस वर्ब के बाद, सॉरी ये जो वर्ब इज है इसके ठीक पहले या लिखा हुआ है, तो यानी कि इज क्या है? ये वर्ब हो जाएगी और वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट दोस्तों बताया गया या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो ये आपका जो टीचिंग है ये आपका नाउन होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है। लेकिन यहां पर ये किससे बना हुआ है? ये टीच से बना हुआ है। टीचिंग किससे बना हुआ है? टीच से बना हुआ है टीचिंग। इसलिए टीच क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब से जो नाउन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? वर्बल नाउन कहेंगे।
जाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वर्बल नाउन यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। किस एग्जाम में पूछा गया है? टीजीटी 2001 का क्वेश्चन पूछा गया। बट कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाती है ये कि हम क्या माने, क्या सही है। तो दोस्तों देखिए, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर कितना होता है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि जब कोई सेंटेंस लिखा हो, कोई स्पीच लिखी हो, तो उसमें जो वर्ड यूज किया जाता है अलग अलग, वो उस सेंटेंस के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उनकी संख्या दोस्तों 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। सी इज द राइट ऑप्शन। आप कहेंगे इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं। अगर ये क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो ये भी रेन एंड मार्टिन की बुक से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका तो इसलिए अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अगर रेन एंड मार्टिन बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनका ग्रामेटिकल पोर्शन फंडामेंटल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और कहां से लिए गए हैं? ये PYQs के क्वेश्चन है दोस्तों। तो PYQs पर यह क्वेश्चन आखिरी पूछा गया था, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब आप शुरुआत के रेन एंड मार्टिन की बुक आप खोलेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन दी गई है, उसमें कितने होते हैं उनकी संख्या दी गई है, और उस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपका दिया गया, क्योंकि पहली एक्सरसाइज उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर पूछा गया, एक सेंटेंस देकर कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, दूसरा प्रेडिकेट कौन है। उसके बाद फिर यह पूछा जा रहा है कि जो वर्ड दिया गया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो रेन एंड मार्टिन बुक आप पढ़िए, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे दोस्तों, उसकी भी एक्सरसाइज मैं करवाने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, ताकि जो एकेडमिक वाले बच्चे चाहे वो हाई स्कूल के हो, 9th 10th 11th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उनकी भी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो ये सेशन दोस्तों आज का कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो बच्चे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।